इंटरनेशनल वाटर्स में किसी भी और वॉरशिप को भारत को कोई सेफ्टी देने की जरूरत भी नहीं थी और वो कदम उठाना भी उचित नहीं था। दूसरे महायुद्ध के खत्म होने के बाद ये पहली बार है कि अमेरिका ने अपने इस प्रकार का क्षमता को प्रयोग किया है। ये जो जंग है अभी तक उसकी जो ज्योग्राफिक स्कोप जो केवल वेस्ट एशिया में था वो भी जमीन के ऊपर, अभी वो पूरा डोमेन कूद के महासागर में आ गया है। चीन का कोई पनडुब्बी आके इसी प्रकार का कोई हरकत करे या चीन के जहाज, फिर भारत के लिए संकट बहुत ही जटिल है। कमोडोर उदय भास्कर हमारे साथ हैं। लंबे वक्त से जो भी रक्षा मामले हैं उन पर लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। एक बहुत बड़ी घटना हुई है। ये घटना है कि ईरान का जो एक जहाज था उसे हिंद महासागर में टॉर्पीडो कर दिया गया। वो भारत में नेवल एक्सरसाइज के बाद वापस लौट रहा था। हमने देखा है कि जो विदेश मंत्री हैं वहाँ के राक्षी, उन्होंने ट्वीट किया कि भारत का मेहमान था, वो वापस लौट रहा था, बिना वार्निंग के उसे टॉर्पीडो कर दिया गया। ईरान अमेरिका की लड़ाई तो एक तरफ, लेकिन भारत के लिए इसका क्या मतलब है? ये जो दुर्घटना हुई है, मैं इसको ज़रूर दुर्घटना कहूँगा, जहाँ एक ईरान का नौसैनिक जो लड़ाकू विमान है, IRIS दीना है उसका नाम जी, जिस प्रकार से उसको अमेरिका ने टारगेट किया था, अमेरिका की पनडुब्बी जी, एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिसको SSN कहते हैं, वो काफ़ी क्षमता भर पनडुब्बी है। और दूसरे महायुद्ध के ख़त्म होने के बाद ये पहली बार है कि अमेरिका ने अपने इस प्रकार का क्षमता को प्रयोग किया है और दूसरे देश का एक लड़ाकू विमान को डुबा दिया है। ये बात सही है कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच में जंग है और जंग के जो कानून के दायरे में आप ये कह सकते हैं कि ये स्वाभाविक है कि कोई भी मिलिट्री टारगेट दूसरे देश का, दुश्मन देश का, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। और अमेरिका और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीटर हेगसेथ, उन्होंने इस प्रकार से उसको इंटरप्रेट किया है। उसको अलग छोड़ते हुए मैं यही कहूँगा कि भारत के लिए मैं कहूँगा कि राजनीतिक और कूटनीतिक दायरे में अगर इसको देखेंगे तो ये एक काफ़ी बड़ा सेटबैक है। और कारण ये है कि ये जो जहाज़ है, पिछले महीने फरवरी में ये भारत का जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है, जो कि विशाखापट्टनम में बहुत अच्छे तरीके से उसका उत्साह हुआ था, जहां भारत के राष्ट्रपति महोदय गई थी। और ये भारत के लिए प्रतीकात्मक रूप से जो सिंबलिज्म है कि भारत की जो मैरिटाइम और नौसेना की जो क्षमता है उसको एक प्रकार से विश्व में साबित करना, दिखाना। और मैंने कई बार ये जो फ्लीट रिव्यूज होते हैं इसको भारत के परंपरा में हम अश्वमेध यज्ञ जानते हैं, महाभारत में उसका काफ़ी जिक्र होता है, रामायण में भी, जहाँ पे इसकी प्रतीकात्मक अहमियत ये है कि उस वक्त के चक्रवर्ती जो है वो अपनी विश्वसनीयता को वो साबित करते हैं। यूं कहें कि विश्वसनीयता जो है, एक भारत अपना जो एक अपनी एक छवि बना रहा था, जो इमेज बना रहा था कि हिंद महासागर में वी आर द गार्डियंस, उसको धक्का पहुंचा। बिल्कुल, वी आर द प्रोवाइडर्स ऑफ सेफ्टी, बार बार कहा जाता है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार सागर भी कहा है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। पर प्योरली अगर आप हार्ड पावर के दृष्टिकोण से देखें कि एक फ्लीट रिव्यू से ये संदेश भी जाता है कि ये जो हिंद महासागर है, प्रॉक्सिमेट वाटर्स जिसको बोलते हैं, वहां पे भारत की जो प्राइमेसी है उसको बाकी देश एक प्रकार से स्वीकार करते हैं। हाँ। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिस प्रकार से अमेरिका ने ये एक्शन किया है, ये भारत के लिए एक पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, राजनीतिक और कूटनीतिक दायरे में एक सेटबैक है। क्योंकि अगर आपके रिश्ते अमेरिका के साथ आप समझते हैं कि मजबूत हैं, you know, there's a saying always in diplomacy saying कि अगर आप पार्टनर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, allies हैं, what is the litmus test? There should be no surprises. Right. And I think this was a big surprise. सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर इस तरह का एक्शन उन्होंने लेना था तो भारत को क्या जानकारी थी? जानकारी अगर थी तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईरान को भी आप एक सिविलाइजेशनल दोस्त मानते रहे हैं, सहयोगी मानते रहे हैं, संबंध मानते रहे हैं। और अगर नहीं थी
तो आपके पास आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि आप वहाँ के प्रोटेक्टर हैं, या इस हिंद महासागर पे आप एक तरह से ऐसे नजर रखते हैं कि बाकी देश आपको अपना अगुवा माने? मैं मानता हूं कि ये जो स्थिति जिस प्रकार से उभर के आ रहा था ये बहुत ही जटिल है, क्योंकि फ्लीट रिव्यू हमारा खत्म हुआ था फरवरी के तीसरे हफ्ते में। जी। ये जो जंग है अमेरिका और ईरान के बीच में फरवरी के आखिरी दिन 28 तारीख को शुरू हुआ था। मैं समझता हूं कि शायद अमेरिका जो है ऑपरेशनल दृष्टिकोण से भारत के साथ उन्होंने शायद कोई जानकारी शेयर नहीं किया होगा, क्योंकि वो अमेरिका की जो सामरिक संस्कृति होती है उसके खिलाफ है। क्योंकि कोई भी देश है वो पनडुब्बी के मामले में कोई जानकारी नहीं शेयर करते हैं, और एक जंग चल रहा था तो इस बात को मैं मानता हूं कि ये स्वाभाविक है कि उन्होंने बताया नहीं है। पर इतना तो हो सकता है कि वो शायद भारत को कूटनीतिक मार्ग से एक इशारा तो देते, बिल्कुल, कि इस प्रकार का कुछ हम एक्शन के, यानी कि हिंद महासागर में अमेरिकन नेवी विल बी एक्टिंग इन अ कॉम्बैट मोड, बिल्कुल, वो आप समझ रही जी। हैं। तो उसका अगर वो एक सिग्नल देते शायद, और ये मेरा कंजेक्चर है, ये मेरा मेरे पास स्मोकिंग गन नहीं है, पर शायद भारत फिर ईरान को कुछ चेतावनी तो दे सकते थे कि आप यहीं रुकिए, या आप किसी और पोर्ट में जाइए, इंडोनेशिया में जा सकते हैं या मलेशिया में जा सकते हैं, जो सेफ पोर्ट जो माना जाता है। एक सवाल, पर वो भी जटिल है, वो आसान नहीं है, क्योंकि ये कोई तो भी बिल्कुल देश डिप्लोमेटिक माइनफील्ड है ये पूरा मामला। भारत Because को, if you give श्रीलंका को, protection to a platform, naval platform, फिर आप भी एक प्रकार से बेलिजरेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एक सवाल जो उठ रहा है, लोग जो पूछ रहे हैं वो ये कि जब फ्लीट रिव्यू से वापस लौट रहा था ईरान का जो जहाज है, तो उसको भारत क्यों नहीं सुरक्षा दे रहा था? हालांकि मुझे लगता है कि इंटरनेशनल वाटर्स में भारत को सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है। क्या मैं सही बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं। इंटरनेशनल वाटर्स में किसी भी और वॉरशिप को भारत को कोई सेफ्टी देने की जरूरत भी नहीं थी, और वो कदम उठाना भी उचित नहीं था, क्योंकि ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जंग चल रहा है। भारत न्यूट्रल देश है। अगर आप कोई भी एस्कॉर्ट देने की बात भी करते तो आप भी बेलिजरेंट हो जाते, वो भी अमेरिका के खिलाफ, वो भारत के हित में नहीं है। तो वो मैं नहीं मानता हूं कि वो, यानी कि भारत ने सही किया कि हमने कोई प्रोटेक्शन देने की बात ही नहीं किया है, ना कि वो सवाल उठता भी नहीं है। पर हम शायद कुछ और कर सकते थे ये एक्शन के बाद। ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, या एक सेलर टू सेलर जो होता है, जब वहां पर इस तरह से अटैक हुआ तो भारत, क्या जो नाविक वहां पर डूब रहे थे, जो बहुत बुरी हालत में थे, घायल थे, क्या उनके लिए भारत कुछ कर सकता था? आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि इस बात को जो आपने रेखांकित किया है कि सागर की एक अपनी मर्यादा होती है जी। मैरीटाइम प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स जिसको कहते हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जो बहुत प्राचीन है। ये आज के ज़माने की नहीं है, ये जब से हम सीखें कि कैसे हम एक बोट को लेके या जहाज़ को लेके हम समुद्र में जा सकते हैं, महासागर में जा सकते हैं। अगर कोई भी पीड़ित जहाज़ होता है या कोई भी नैविक या सेलर, मान लीजिए कि वो सागर या पानी में डूब जाता है, तो उसका बचाना आपका धर्म बनता है, दायित्व बनता है। ये एक मैरीटाइम कोड है। तो इसलिए एक डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। अगर मान लीजिए किसी भी जहाज में ऐसा होता है कि एक सेलर आपका गिर गया है या कुछ हो गया है, या जहाज में कुछ ऐसा स्टॉर्म आया है कि आपके सेलर्स पानी में हैं, तो एक डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। जैसे वो डिस्ट्रेस सिग्नल कोई भी जहाज, छोटा बड़ा, अगर वो पिकअप करते हैं तो उनका ड्यूटी है, उनका धर्म है, उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो तुरंत उस जगह पहुंच के वो जो भी जिस प्रकार से सर्वाइवर्स को उठाना है, वो कानूनी तरफ से भी 1949 जिनीवा कन्वेंशन में एक खास आर्टिकल है जिसमें मुझे ज़बानी इतना याद है कि वो कहते हैं कि इफ देयर इज एनी विक्टिम ऑफ अ शिपरेक, एवरी पॉसिबल मीन्स शैल बी यूज्ड टू सेव, एंड दिस इज मैंडेटरी। हर एक जहाज को, चाहे वो मर्चेंट जहाज हो, चाहे वो फिशिंग बोट हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो अमेरिका ने ये एक्शन के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सबमरीन को वहां रुकना चाहिए था, क्योंकि सबमरीन के लिए किसी भी सर्वाइवर को लेना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि इतनी जगह तो नहीं होती है। परंतु किसी और प्रकार से आप रीजनल देशों को बता के वो सर्वाइवर्स को शायद बचा सकते। मैंने देखा है कई बार जो छोटी छोटी डिंजीज पे भी जो पाकिस्तानी सेलर्स भी रहे हैं, उनको भी कोस्ट गार्ड्स ने बचाया है। तो अपने आप में ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी साफ दिखता है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से हिंद महासागर में अमेरिका ने टॉर्पीडो किया है, इंटरनेशनल वाटर्स है, लेकिन भारत का बिल्कुल बैकयार्ड जिसको कहेंगे वो है, तो क्या हम समझें कि दायरा जो है
वो हर महासागर में जहां पर भी ईरान का कुछ भी होगा जो टारगेट करने लाए, अब ये वॉर उस स्थिति में आ गया है कि कहीं पर भी वो इंटरनेशनल वाटर्स में कर सकते हैं, दायरा ये बढ़ गया, आपको लगता है? बिल्कुल। अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें, मैं कहूँगा कि बिल्कुल ये जो जंग है अभी तक उसकी जो जोग्राफिक स्कोप जो केवल वेस्ट एशिया में था, वो भी ज़मीन के ऊपर, अभी वो पूरा डोमेन कूद के महासागर में आ गया है। आज आपने जंग देखा है इंडियन ओशन में, हो सकता है कि ये मेडिटेरेनियन में भी जा सकता है, अटलांटिक में भी जा सकता है, तो एक्सपैंड हो गया है इसका स्कोप। और इससे मैं कहूँगा कि जितने भी विश्व के देश हैं, खास जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं, चाहे वो इंडिया हो, चीन हो, जापान हो, कोरिया, आसियान, सबके लिए बहुत ही एक नकारात्मक प्रभाव होगा। और दूसरा इसमें एक संदेश है, अगर अमेरिका ने यह कहा कि हम भारत और श्रीलंका के EEZ जिसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हम कोई भी ऐसे लड़ाकू कदम उठाएंगे हमारे हितों में और हमें कोई मतलब नहीं है कि आपके हितों को क्या हो रहा है, ये एक नया प्रेसिडेंट होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगले महीने चीन का कोई पनडुब्बी आके इसी प्रकार का कोई हरकत करे या चीन के जहाज, फिर भारत के लिए संकट बहुत ही जटिल होगा। बिल्कुल सर, एक आखिर में अगर आप बताएं कि अब भारतीय नेवी के लिए या कोस्ट गार्ड के लिए क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या उनका किस तरह से काम होगा उनके लिए? देखिए, भारतीय नौसेना हो या कोस्ट गार्ड, उनको आदेश मिलेगा पॉलिटिकल, यानी कि डायरेक्टिव, अपने आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर मैं समझता हूं कि भारतीय नेवी हो या कोस्ट गार्ड, वो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी जो है वो उनके अंदर है सांस्थानिक रूप से। अगर उदाहरण के लिए दोबारा मान लीजिए कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है और इंडियन नेवी यानी कि नौसेना या कोस्ट गार्ड का जहाज करीब होगा, तो ज़रूर वो उनको समर्थन देंगे। वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। मैंने एक सवाल पूछा था ये जब हुआ था ये इंसिडेंट, कि मान लीजिए उदाहरण के लिए हाइपोथेटिकली अगर ये पूरा पलट जाता एंड एन अमेरिकन शिप वाज सिमिलरली अटैक्ड और अमेरिका के सेलर्स अगर इस प्रकार की स्थिति में होते, रीजनल रिस्पांस और भारत का रिस्पांस किस प्रकार का हुआ होगा? कई सवाल हैं और अब सवाल आने वाले दिनों में शायद और बढ़ते जाएंगे और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर मुझसे बात करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।